Good mornings to all of you. Now today we discuss about the photoelectric effect. What is the meaning of photoelectric effect? Photoelectric effect is simplified as, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द फोटो सेल. ये पूरा अरेंजमेंट जो है, दिस होल अरेंजमेंट इज़ नोन एज फोटो सेल. इस फोटो सेल में मैंने क्या किया कि जो निगेटिव प्लेट है यानी कि कैथोड की प्लेट, निगेटिव प्लेट यानी कि बेटा कैथोड की प्लेट, तो जो कैथोड की प्लेट है उसके ऊपर फोटॉन्स मैंने गिराए, कैथोड की प्लेट के ऊपर फोटॉन्स मैंने गिराए, और जैसे ही कैथोड की प्लेट पे फोटॉन्स को गिराए तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स. क्या नाम होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही मैंने कैथोड की प्लेट पे फोटॉन्स गिराए, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, दैट इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और ये सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की वजह से अट्रैक्ट किए जाएंगे, तो ये यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट होगा. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आएंगे, वैसे ही एक करंट पास होगी, दैट करंट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले तो हम बताएं आपको कि अगर हम किसी निगेटिवली चार्ज प्लेट पर, किसी निगेटिवली चार्ज प्लेट पर फोटॉन्स को गिराएं, तो फोटॉन्स के गिराने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, उसकी वजह से जो करंट वहाँ फ्लो होती है, दैट करंट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और ये पूरा का पूरा फिनोमिना जो है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या बोला मैंने? डेफिनेशन क्या है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल बाई फॉलिंग, दिस इज फॉलिंग, बाई फॉलिंग photons of suitable energy or wavelength is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. किसी निगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर अगर हम फोटॉन्स को बार बार गिराएं, तो उन फोटॉन्स के गिराने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट जनरेट होगी, पैदा होगी, दैट करंट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हेन photons is falling on the negatively charged plate, then some electrons is revolved from here and it will be taken out to the positive plate, and then it is known as photoelectrons, and the current produced by it is known as photoelectric current. And this whole phenomenon is known as what? Is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन की. वर्क फंक्शन की. वर्क फंक्शन को हम शो करते हैं फाई से. वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. देखिए, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy is required, it is the minimum amount of energy is required for इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इजेक्शन मतलब निकलना. फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज नोन एज वर्क फंक्शन, इज नोन एज वर्क फंक्शन. दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड एज फाई. तो क्या बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज नोन एज व्हाट? वर्क फंक्शन. सपोज लाइक दैट, ये हमारे पास एक
प्लेट है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन गिराए, फोटॉन गिराए। फोटॉन गिराने के बाद यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग निकला है उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और दैट विल बी फाई। और फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ये है फाई की वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो अब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी, फाई। इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम से कम लगी एनर्जी को हम बोलते हैं फाई। तो फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। इससे कम एनर्जी अगर फोटॉन्स की आप दोगे, फोटॉन्स को इससे कम एनर्जी दोगे तो कितने भी फोटॉन्स गिरा लो लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो एनर्जी आप गिरवा रहे हो उस एनर्जी की वैल्यू या तो एच न्यू नॉट के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे ही उससे कम होगी कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकलेगा। दिस इज़ द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे मैं अगर एक बात करूँ आपके पास, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ईपी, ईपी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये कम है एच न्यू नॉट से या फाई से, अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कम है एच न्यू नॉट से तो उस समय कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहते हो तो ऐसा मत करो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर ईपी, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन एच न्यू नॉट, देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ऐसा चाहते हो ईपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच न्यू नॉट या फाई, ठीक है, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे। इस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा, बिकॉज फोटॉन्स की एनर्जी फाई से कम है और फोटॉन्स की एनर्जी अगर फाई से कम होगी तो उस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। यहाँ पे फोटॉन्स की एनर्जी फाई से ज़्यादा है या फाई के बराबर है तो इस केस में फोटॉन्स निकलेंगे यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी। तो ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक और बात बता दें, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू, एक और छोटी सी बात लिख लीजिए नोट के फॉर्म में, वर्क फंक्शन ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, जो वर्क फंक्शन होगा सेल का वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सेल इज इक्वल टू विच फैक्टर, इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। और फोटो सेल्स किस मटेरियल की बनी हो कि वो बहुत ही अच्छी हो, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात बताएंगे, मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर फाउंड टू बी सूटेबल फॉर फोटो सेल्स। तो यहाँ पे बताएंगे फोटो सेल हैव मेड अप ऑफ, फोटो सेल्स हैव मेड अप ऑफ सीजियम इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी होती है। तो फोटो सेल्स किस मटेरियल की बनी हो, फोटो सेल्स बनी हो सीजियम की। अगर फोटो सेल्स सीजियम की बनी होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है, किसके लिए, फोटॉन्स को एग्जिट करने के लिए, फोटॉन्स को निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे पहली बात मैं बता दूँ आपको, दिस इज़ द नोट नंबर 1 कि वर्क फंक्शन ऑफ अ सेल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन
एनर्जी, ठीक है। और वैसे ही जो हमारी क्या होती है वर्क फंक्शन या एच न्यू नॉट, वो क्या होता है, वो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर द आउटर मोस्ट सेल्स, ओके। तो फोटो सेल्स हैव मेड अप ऑफ सीजियम, इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल हैविंग टू मेड द प्लेट, ओके। तो फोटो सेल्स के लिए हो गया, यहाँ पे बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाला नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं बोलता हूँ फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, minimum amount of frequency for ejection of photoelectrons, minimum amount of frequency for ejection of photoelectrons is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, वो लीस्ट अमाउंट ऑफ या वो लीस्ट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या एच न्यू नॉट में न्यू नॉट के बारे में ये बोलता है। दिस इज द मिनिमम या मिनिमेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर आपसे कोई कहे जस्ट डिफाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, it is the minimum, it is the maximum amount of, it is the maximum amount of, it is the maximum amount of wavelength, it is the maximum amount of wavelength for which photoelectrons is emitted, photoelectrons is emitted, for which photoelectrons is emitted. It is it maximum amount of wavelength for which photoelectrons is emitted. तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अगर इससे कम का इलेक्ट्रॉन्स गिराया आपने तो एनर्जी नहीं निकल, तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, के ई इज इक्वल्स टू ई पी माइनस फाइव, के ई इज इक्वल्स टू ई पी माइनस फाइव, के ई इज इक्वल्स टू ई पी माइनस फाइव। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज एच न्यू माइनस फाइव इज एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट को छोड़ेगा दैट इज व्हाट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एच कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट।
दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, या एच न्यू की वैल्यू लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सी अपान लेमडा माइनस सी अपान लेमडा नॉट। तो यहाँ से एच सी कॉमन ले लिया, अब आ गया 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गई हमारे सामने, एच सी इंटू 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो आपको पता होना चाहिए। फाई की एच की वैल्यू तो पता ही है 6.63 4 × 10⁻34 और न्यू आपको दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोटॉन्स की बारे में। एक मिनट देखो मेरा वीडियो चल रहा है बेटा कि नहीं। यस, वीडियो इज मूविंग ऑन। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहली बात, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल is comes into the existence, and Bohr model is based on classical law of physics and quantum mechanics. Classical law of physics, Bohr model of atom is based on classical law of physics and classical law of physics and quantum mechanics. अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, BMA, मेन पॉइंट्स ऑफ BMA। BMA इज व्हाट, बोहर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला, एटम हैज़ टू पार्ट, एटम हैज़ टू पार्ट, वन इज द न्यूक्लियर पोर्शन, वन इज द न्यूक्लियर पोर्शन, atom has two part, one is the nuclear portion and another one is the extra nuclear portion. Atom has two part, one is the nuclear part, one is the nuclear part and another is the extra nuclear part. That is a very very important point, क्योंकि बोहर ने पूरे के पूरे एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एटम को पूरे के पूरे एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एटम का एक पार्ट होगा न्यूक्लियस बनाने वाला और दूसरा पार्ट होगा न्यूक्लियस के अलावा और सारी चीज़ों का। तो द कंप्लीट एटम हैज़ टू पार्ट, वन इज़ द न्यूक्लियस एंड अनदर वन इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जो होगा दैट फॉर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus, around the nucleus, that is electrons। यानी यहाँ पे अब हमारी बातें और क्लियर होने लगी। यहाँ पे हम लोग सारी वो बात करने लगे कि एटम दो पार्ट से मिलके बना है, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पोर्शन में न्यूक्लियस आते हैं या प्रोटॉन्स आते हैं और वो न्यूक्लियस बनाते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो पार्ट आता है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो बोहर के अकॉर्डिंग एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम के पास एक तो पार्ट होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो एटम हैज़ टू पार्ट, वन इज़ द न्यूक्लियस, अदर वन इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम बोलते हैं
स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, दैट रिवॉल्विंग ऑर्बिट इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो सबसे पहली बात ये मैंने दूसरी बात बताई, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। फिर अब बात होती है पॉइंट नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी किसके बराबर है, कम से कम कितने किसके बराबर है, जिनकी एनर्जी, द एनर्जी इज एट लीस्ट विल इक्वल्स टू, जिनकी एनर्जी किसके बराबर है, या एनर्जी या स्टेबिलिटी। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, देखो बेटा, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, electron will revolve only in those orbit, only in those orbit, only in those orbit have angular momentum, have angular momentum is integer multiple of, is integer multiple of, इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट जो हमारे पास हैं उन सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट में सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिन इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल्स में हैं, h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल्स में हैं। अब देखो जरा गौर से, एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल दैट इज n। दिस इज known as quantization of, this is known as quantization of angular momentum, this thing is known as quantization of angular momentum। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, या तो 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई या तो 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। मतलब सबसे पहले अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो k के लिए क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो l हो जाएगा, l के लिए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे l के लिए हो जाएगा 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो m हो जाएगा, m के लिए हो जाएगा 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो कुल मिला के मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑर्बिट लिए हैं और उन ऑर्बिट्स को मैंने इस तरह से यहाँ पे भर के दिखाया है, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी, पहला ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, दूसरे का हो जाएगा h अपॉन 2 पाई इंटू 2, तीसरे का हो जाएगा h अपॉन 2 पाई इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे एक क्वेश्चन उठ सकता है, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे तो पूछ सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई और 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बीच में जो ऑर्बिट होंगी, इसके बीच में भी ऑर्बिट है, क्योंकि मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट हैं, तो इस h अपॉन 2 पाई और 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बीच में भी तो ऑर्बिट होंगी, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा? तो बात होती है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड का मतलब या तो 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, या तो 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, या तो 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। और 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई और 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बीच में
कोई भी वैल्यू आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। 2 इंटू एच अपान 2 पाई और 3 इंटू एच अपान 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक और बात हम बताते हैं आपसे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स इज मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हैविंग हाई एनर्जी। न्यूक्लियस ये है अगर, तो इसके अराउंड इस तरह से अगर आप जा रहे हो, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये K है, ये L है, ये M है, तो एज द source is moving away from nucleus, as the source is moving away from nucleus, it has more ionized, it has more energy। यानी ये जो एनर्जी है K की, फिर एनर्जी जो है ये L की, फिर एनर्जी जो है ये M की, यहाँ पे लिख देंगे as we moving away from, as we moving away from, as we moving away from nucleus, the energy of orbit, the energy of orbit, the energy of orbit is increases। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाते हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। और जब हम मूव करके कहाँ पे आ जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट पे, तो एनर्जी लेवल एट इनफाइनाइट ग्रेड विल बी इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। और यहाँ पे निगेटिव में होगी, यहाँ निगेटिव में, यहाँ निगेटिव में, यहाँ निगेटिव में। तो न्यूक्लियस के टच में रहोगे तो एनर्जी निगेटिव में रहेगी, इनफाइनाइट पे पहुँच जाओगे तो एनर्जी किस में आ जाएगी? 0 में। यानी न्यूक्लियस से जैसे दूर जा रहे हैं, एज मूव एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी हम ये लिख सकते हैं एनर्जी फॉर द K सब सेल से ज़्यादा होगी एनर्जी फॉर द L, से ज़्यादा होगी एनर्जी फॉर द M, से ज़्यादा होगी एनर्जी फॉर द N। ये लगातार जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी कंटेंट बढ़ता जाता है। और जब एग्जैक्टली इनफाइनाइट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी कंटेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बोहर मॉडल की भी बात की आपके आगे, और बोहर मॉडल की जो बची हुई बातें हैं वो कल के लेक्चर में होंगी। ओके, थैंक यू।